नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा कि महागठबंधन में 5.5 मुख्यमंत्री हैं जबकि एनडीए में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव जातीय सर्वे का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं जबकि यह सही नहीं है और एनडीए सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। मतलब नीतीश कुमार के साथ जब कैबिनेट से पास हुआ था तो बीजेपी उसका हिस्सा थी। सवाल यह उठता है कि महागठबंधन में 5.5 मुख्यमंत्री कौन हैं, कितने दावेदार हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कल देर रात मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई है और उसके बाद मुकेश सहनी का कैंप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसको लग रहा है कि 30 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन आप आरजेडी के नेताओं से बात करिए ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने बात की है, आज सुबह बात की है, तो उनका कहना होता है कि क्या मुकेश सहनी रिलायबल हैं क्या। और कई लोग ये कहते हैं कि अभी बीजेपी के तरफ से बहुत भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए मुकेश सहनी महागठबंधन में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं और मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कल रात मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच में बात क्या हुई। हम आपको यह भी बताएंगे कि सम्राट चौधरी ने जो तंज कसा है कि महागठबंधन में 5.5 मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब क्या है, वो 5.5 लोग कौन हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और तीसरी बात हम आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस ही दो धड़े में क्यों बटा हुआ है। एक धड़ा कहता है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरा धड़ा कहता है कि अभी नेतृत्व को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस में इस बात को लेकर के मतभेद है। ये गंभीर सवाल है और इन तीनों सवाल का जवाब, अंदर की बात हम आप तक पहुंचाएंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले आपको बताते हैं कि प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। कह रहे हैं कि हमने गलती कर दिया, 2 बार हमने उनके साथ जाके गलती कर दिया, अब गलती दोहराएंगे। तो गलती की है तो बिहार की जनता से क्षमा मांगना चाहिए। और इस तरह का जब स्टेटमेंट आ रहा है इसका मतलब फिर गलती करने वाले हैं। हम लोगों को तो यही लगता है, जो नीतीश जी को देखे हैं हम लोग, जब इस तरह का बात जोर देकर कहते हैं तो फिर पलटी मारते हैं। अजय राय के जिस तरीके से राफेल को लेकर उन्होंने नींबू मिर्ची लगाया और अजय राय ने जो बयान दिया, उस बयान को कैसे देखते, क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस देश विरोधी है, हमेशा इस तरीके के बयान नहीं, वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। इस मामले में जो CWC का फैसला है, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट फैसला लिया कि सरकार को जो भी एक्शन लेना है, सरकार कड़ा एक्शन ले आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। उसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सभी पार्टियां पूरी एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिया है कि नहीं, वो सब व्यक्तिगत बयान पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। कल एक बैठक भी बुलाई गई थी महागठबंधन की, कई तो सब लोग अपना स्ट्रेटेजिक प्लान करते रहता है, बैठक चलते रहना है। बिहार में कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को हराना है तो सबको मिलजुल करके, एका करके और मजबूती से लड़ना है। सीएम के चेहरे पे अभी भी सीएम के चेहरा पर कोई ये नहीं है। सीएम का चेहरा तो पहले से तय है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और क्या, तो और कोई दूसरा नेता चुनाव के समय में थोड़ा ही होता है। तो आपने सुना अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं, सीएम के चेहरे पर कोई विवाद नहीं है। कोई दूसरा नेता होता है क्या? हम रोज अल्लाह वरू को सुन रहे हैं, वो क्या कहते हैं। सवाल यह है कि अगर इस तरह की बात कांग्रेस के भीतर ही उठ रही है तो इसका मतलब क्या समझा जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, संतोष कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, फैजान अहमद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स हैं। इन तीनों मेहमानों का बिहार की बात में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष जी, आपके पास आना चाहूँगा। कल के बयान के बाद आप देखिए कांग्रेस में दो धड़ा है। अभी भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी हैं, अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, इसमें कोई शक है क्या? तो फिर अल्लाह वरू के स्टेटमेंट अलग क्यों होते हैं? ये क्या पैगाम है? क्या केंद्र से जो पैगाम मिला है अल्लाह वरू को,
उससे अलग बिहार के नेता सोच रहे हैं, इसलिए बिहार स्तर पर और केंद्र स्तर पर कोई सामंजस्य नहीं है। देखिए, अखिलेश सिंह जी का जो बयान था, और इन्हीं कारणों से 1 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और कोई कमेटी का गठन नहीं किया, संगठन का कोई काम नहीं किया, इन्हीं कारणों से उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया। तो अब तो अध्यक्ष है भी नहीं, पूर्व अध्यक्ष है, और पार्टी के नेता अध्यक्ष और कांग्रेस के अल्लाह वरू बयान जो देंगे वही माना जाएगा। और अल्लाह वरू भी एक प्रकार से देखा जाए तो खुलकर तेजस्वी के नाम का विरोध नहीं कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से तो सब लोगों ने मौन समर्थन दे ही दिया है। पार्टी की जो बैठक हुई अभी, उसमें केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई। तेजस्वी यादव की बैठक जो हुई परसों, जो हुई बैठक, उसमें केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। तो बैठक में ये निर्णय हुआ है। और कांग्रेस का भीतर घात हमेशा चलता रहता है। कांग्रेस पार्टी में जो भी नेता प्रभारी हो, अध्यक्ष हो, और पार्टी में 2-3 गुट हमेशा चलते रहता है। और अखिलेश सिंह अभी अध्यक्ष पद से हटे हैं तो उनकी नीति के विपरीत तो बोलेंगे ही। वो प्रदेश वर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान नेता उनके खिलाफ तो बोलते ही रहते हैं हमेशा, और बोलेंगे ही, क्योंकि फिर से वो अपना कुछ पद चाहेंगे। तो कांग्रेस में अभी हमेशा दो फाड़ रही है। अभी लगा था कुछ दिनों से कि कांग्रेस एकजुट दिख रही है, कांग्रेस नई धार से आगे बढ़ रही है, लेकिन अखिलेश सिंह के हटने के बाद फिर से कांग्रेस में वही गुटबाजी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यालय में बैठक थी तो उसमें अखिलेश सिंह को भागना पड़ा, उनके समर्थकों को भागना पड़ा, हाथापाई की नौबत आ गई थी। तो कांग्रेस में देखा जाए तो इस मामले को लेकर के पार्टी 2-3 गुटों में बटी हुई है। एक गुट देखा जाए तो कृष्ण अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष और नेता हैं, और बाकी दूसरे गुट अपना अखिलेश सिंह का गुट है, और भी गुट है, छोटे छोटे गुट। सब तो कांग्रेस पार्टी हमेशा गुटबंदी की शिकार रही। यही वजह है कि एक मत कभी कांग्रेस पार्टी में, बिहार में खास कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा है कांग्रेस पार्टी में, सब लोग नेता ही। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से तेजस्वी यादव पर सभी लोगों ने सहमति दे दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अल्लाह वरू हो या प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने खुलकर बयान नहीं दिया। फिर मुझे लगता है कि आने वाले समय सभी लोग बयान देंगे, सार्वजनिक रूप से घोषणा करेंगे कि हाँ, तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। केवल सीटों का बार्गेन हो चल रहा है, सीटों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस हासिल कर ले। सभी लोग जो भी गठबंधन में, सब लोग ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी, मुकेश सहनी भी, और वामपंथी दल को तो पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी मिलेगी, और एक आध दो घटेगी या बढ़ेगी 2-4 सीट। तो वामपंथी दलों से और माले का तो कोई ज्यादा विवाद है नहीं, सहनी जी का है और कांग्रेस का है। यही 2 दल हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीट चाहते हैं। पप्पू यादव अलग बोल रहे हैं कि 100 सीट पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने पहले आपको भी बताया था कि पप्पू यादव को लेकर, पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। एक तरफ वहां इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, दूसरी तरफ पप्पू यादव भी अपनी बैठक कर रहे थे, और अपने पार्टी की, पुरानी जो उनकी पार्टी। तो पप्पू यादव हमेशा वो पार्टी को अपनी जीवित रखेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे, कांग्रेस में शामिल भी नहीं। ये उनकी रणनीति शुरू से रही है। पिछले आरजेडी से चुनाव लड़े थे, जीत गए थे, उसके बाद फिर अलग होकर के पार्टी को अपना चलाते रहे। तो हमेशा पप्पू यादव की रणनीति रही है। तो कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव का अलग बयान, अल्लावरू का अलग, अखिलेश सिंह का अलग, वो अलग अलग बयानबाजी और गुटबंदी कांग्रेस पार्टी में चलते रहते हैं, और ये हमेशा चलते रही है और आगे भी देखें। चलिए, आप कह रहे हैं हमेशा चलती रही, आगे भी चलेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आपको बता देंगे रात 11 बजे से 2 बजे तक मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की वार्ता होती रही है। बातचीत हुई क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। हमने आरजेडी के कुछ नेताओं से आज सुबह सुबह बात की, तो उनका कहना था मुकेश सहनी अभी तक हमारे साथ हैं, लेकिन सच बात यह है कि एनडीए में उनको भाव नहीं मिल रहा है। ये बात कौन कह रहा है? तो ये आरजेडी के नेता ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। जब हम एनडीए में बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि अभी हम लोगों ने सोचा, अभी हम लोगों ने पुख्ता बात नहीं की है, लेकिन मुकेश सहनी हमारी तरफ भी आ सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी दोनों तरफ वाकई खेल रहे हैं, या मुकेश सहनी जिस जोर से कह रहे हैं कि हमें 60 सीट चाहिए तो 60 नहीं मिले, उनके खास लोग कह रहे हैं कि 30 तो मिल जाएगा। क्या 30 सीट आरजेडी दे सकती है? क्या मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आरजेडी के कुछ नेताओं से बात करिए तो उनका कहना, मुकेश सहनी को कैसे हम पहले
डिक्लेयर कर दें उप मुख्यमंत्री। अगर हम उनको उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर करेंगे तो हमें कांग्रेस का भी उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर लेफ्ट नाराज हो जाएगा। इसलिए मुकेश सहनी अपने मुंह से क्या बोलते हैं वो जाने, पर हम लोग अभी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। फैजान साहब कैसे देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस सीटों को लेकर के मारामारी कर रही है, दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी सीटों को लेकर के प्रयास कर रहे हैं और पब्लिकली जता रहे हैं कि वो महागठबंधन का अभिन्न हिस्सा है। पर वाकई ये सच है क्या? रात की मुलाकात होती है, पर क्या ये जो आरजेडी के नेताओं की बात कर लें, आपको जो भी सेकेंड लाइन का लीडरशिप है, तेजस्वी के इर्द गिर्द लोग हैं, वो नहीं विश्वास कर रहे हैं मुकेश सहनी पर? ऐसा क्यों है? कई सारे नेताओं का मैं नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुकेश सहनी किधर भी जा सकते हैं, हम लोग उन पर पूरा भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस राजनीति को? जब महागठबंधन में मुख्यमंत्री का ही अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है तो उप मुख्यमंत्री का कैसे हो जाएगा? अगर कोई ये अपनी बात मनवाने के लिए कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे तो कैसे डिक्लेयर हो जाए? अभी तो यहाँ महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम का ही डिक्लेरेशन नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री के फेस हों। बहरहाल देखिए, आपने कहा कि रिलायबल नहीं है, कहते हैं आरजेडी के लोग कहते हैं कि साहब वो फेथफुल नहीं है, रिलायबल नहीं है, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए इस तरह के जो लीडर होते हैं जो अचानक पैदा होते हैं और नई नई पार्टी लेकर के आते हैं, उन पर कोई भी बड़ी पार्टी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती है। और यही हाल मुकेश सहनी के साथ भी है। वो कभी इस अलायंस में की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरे अलायंस की तरफ जाने करते हैं। खुशकिस्मती से बिहार में 2 ही अलायंस है, अगर तीसरा या चौथा अलायंस भी होता तो वहां भी वो जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब बात दरअसल ये है कि है तो वो अभी महागठबंधन में, एनडीए में वो है नहीं, और एनडीए में अभी तक किसी भी दल से या किसी भी नेता की तरफ से ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया गया है कि वो मुकेश सहनी को अपने यहाँ लाने में इंटरेस्टेड हैं। जो ले दे के जो बात चल रही है वो महागठबंधन में ही चल रही है कि वहाँ वो किस हद तक रहते हैं, कितनी सीटों पर रहते हैं और किस टर्म्स एंड कंडीशन पर रहते हैं। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन की जहां तक बात है, ये सिलसिला अभी चलता रहेगा, क्योंकि इलेक्शन का तो अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं, अभी उसमें देर है। तो ये जो भी प्रेशर टैक्टिक्स कहें या जो भी अलायंस के लिए एग्रीमेंट की बात कहें, किन शर्तों पर हो रहा है, कितनी सीटों पर हो रहा है, ये सारी पार्टियां अभी इस मामले में लगी हुई हैं कि उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं। अभी तक किसी भी पार्टी पर या किसी भी लेवल पर, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक किसी भी लेवल पर ये बात अभी तक नहीं उठी है कि सीटों के सिलसिले में किसी पार्टी में कोई बात हुई है या नहीं हुई है। अभी तक किसी भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आपको वाम दल हो या मुकेश सहनी हो, किसी से कोई भी बात अभी तक नहीं हुई है। इसलिए अभी ये बात सिर्फ हवा में ही चल रही है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें उतनी सीटें चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो बात हो रही है उसमें कहीं भी किसी भी मैंने मुकेश सहनी की बात अगर कहें, उनकी वीआईपी पार्टी की बात कहें, तो 20 सीट, 25 सीट, 30 सीट ये नामुमकिन है। ये अगर कुछ भी होगा तो वो 10-12 होगा मैक्सिमम। मैं जहां तक मैं ज्यादा से ज्यादा अधिकतम की बात कहूँ तो वो 10 हो सकता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। हो सकता है उससे कम ही हो। लेकिन बातचीत करने में क्या हर्ज है? बातचीत रात में 2 बजे भी हो सकती है, दिन में भी हुई, रात में भी हुई, 2 बजे और दिन में भी हुई है। महागठबंधन की जो बैठक हुई उसमें भी मुकेश सहनी थे, वहाँ सारे पार्टियों के बड़े नेता भी मौजूद थे। सीपीएम के, सीपीआईएम, सॉरी सीपीएम के बेबी, जो जनरल सेक्रेटरी है बेबी, वो भी थे। लेकिन कहीं भी अभी तक सीटों पर क्या बातचीत होगी, सीटों का क्या तालमेल होगा, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इसी तरह से जो प्रोसेस चल रहा है उसमें सीटों पर ही बात हो जाएगी। और लेकिन जो पार्टियां इस तरह की स्ट्रेटेजी में हैं कि हम दबाव डालकर या ब्लैकमेल कर या किसी तरह का ये कहकर कि भाई हम इधर नहीं हमको मिलेगा तो हमको उधर मिल जाएगा, ऐसी भी पार्टियां हैं यहाँ। और ये दोनों गठबंधन में हैं।
इस तरह की। लेकिन ये तो फैसला करना जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे महागठबंधन में हो चाहे एनडीए में हो, जो बड़ी पार्टियां हैं वो इसका फैसला करेंगी कि किसको कितनी सीट देनी है। लेकिन अभी तक सीटों पर जो मुझे जानकारी है, किसी भी दल के किसी भी नेता से अभी तक बातचीत नहीं, नहीं हुई। चलिए, ये आपकी जानकारी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन हम आपको दो बात बताने जा रहे हैं जो आपके पास भी जानकारी हो। राम बंदोबस्त जी, मुकेश सहनी एक बात की ओर तेजस्वी यादव का ध्यान आकृष्ट करते हैं। 2020 में अगर आप हमें उप मुख्यमंत्री मान लिए होते तो आप सरकार में होते, क्योंकि याद करिए 12,000 कुछ सौ वोटों से सरकार बन नहीं पाई थी। अगर हम आपके साथ होते तो आपकी सरकार बन जाती, लाख चाहने के बाद भी एनडीए आपको मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाता। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस की तरफ से बार बार यह बताया जाता है कि अब हमारे वोटर दलित और मुसलमान हो चुके हैं। दलित में कौन सी जाति कांग्रेस का वोटर हो चुका है, यह तो कांग्रेस को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान को लेकर के कांग्रेस बड़ा अस्वस्थ दिखती है। और यही वजह है कि पप्पू यादव आगे बढ़ करके कहते हैं कि भाई 100 सीट चाहिए। आरजेडी कांग्रेस के बगैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी, और हमारी जमीन पहले भी मजबूत थी, हमें उसको रिवाइव करना है। हम पावरफुल पार्टी हैं और हम नेशनल पार्टी हैं, हमें 100 सीटें चाहिए, और सीमांचल में तो आंख मूंद करके हमें चाहिए, क्योंकि आरजेडी यहां से कभी जीतती नहीं है। सीमांचल कोसी में हमें मैक्सिमम सीटें चाहिए। मतलब पप्पू यादव कांग्रेस की आड़ में अपनी राजनीति भी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, और कांग्रेस को जब जब आरजेडी को कुछ कहलवाना होता है तो पप्पू यादव को कांग्रेस आगे कर देती है। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है राम बंदोबस्त जी? क्या मुकेश सहनी जो जोरदार तरीके से बार्गेन कर रहे हैं, जबकि उनके बारे में कहा जाता है उनके संबंध बीजेपी में भी तमाम बड़े नेताओं से बहुत अच्छे हैं, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से भी बड़े अच्छे हैं, इसीलिए कहा जाता है मुकेश सहनी कहीं भी जा सकते हैं, नीतीश कुमार से भी बहुत अच्छा है, इनका मंत्री पद चला गया था फिर भी सरकारी क्वार्टर नहीं गया, सरकारी क्वार्टर में ये रहते थे। तो सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी क्या करेंगे, और मुकेश सहनी जिस नाम पर मैक्सिमम खींचने की तैयारी में है, क्या तेजस्वी उस बात को स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि ये तो सच बात है, 12,500 के आसपास वोटों की कमी की वजह से तेजस्वी की सरकार बिहार में बन नहीं पाई थी। और अगर मुकेश सहनी साथ में रहे होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं निकलते और ये नहीं कहते कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है, तो शायद कहानी बदल सकती है। क्या इस नाम पर आपको लगता है कि सहनी को तेजस्वी 30 सीट दे देंगे, 20 से ज्यादा सीट दे देंगे, इसकी संभावना आपको दिखाई पड़ती है? जी, शुरू शुरू में तो मुकेश सहनी को बहुत हल्के तरीके से महागठबंधन में भी लिया जाता था, और आपने सही कहा, ज्यादातर नेताओं का एनडीए और महागठबंधन में ज्यादातर नेताओं का ये मानना है कि ये कब किधर जाएंगे कोई नहीं किसी को पता नहीं है। लेकिन इधर जब से कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के मौन है, या उस पे कुछ ये नहीं बोल रहा है कि तेजस्वी को चेहरा माना जाए, तो महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी की उपयोगिता थोड़ा बढ़ गई है। देखिए, भले ही ये जो मीटिंग हुई है, जो कांग्रेस की तीसरी मीटिंग हुई है, यहाँ पे तेजस्वी यादव का चेहरा लगाया गया था, लेकिन अभी तक कृष्णा अल्लावरू के द्वारा ये कई बार कहा गया है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे ये चुनाव के बाद ही तय किया जाए। सीटों कांग्रेस में और आरजेडी में सीटों को लेकर के भी तानातनी है, और सीएम के चेहरे को लेकर भी है। तो ऐसे में मुकेश सहनी की जो एक मांग थी 60 के लगभग में सीट और उप मुख्यमंत्री का चेहरा, तो आरजेडी उनकी इस उप मुख्यमंत्री के मांग का उपयोग कर सकती है। वो चाहती है कि मुकेश सहनी गठबंधन में रह करके वो अपने उप मुख्यमंत्री के चेहरे का डिमांड बार बार करे। अगर ये तो स्वाभाविक बात है, बिना मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा किए हुए उप मुख्यमंत्री के चेहरे को कैसे तय किया जा सकता है। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के जरिए चाहते हैं कि वो उनका जो डिप्टी सीएम का डिमांड है उसको वो बार बार रखें, प्रमुखता से रखें, और उसको तेजस्वी यादव के द्वारा हवा दी गई है। देखिए, जो रात में जो बैठक हुई है उसमें सीटों से ज्यादा उनके डिप्टी सीएम के डिमांड को लेकर के चर्चा हुई है।
तो इसके जरिए आरजेडी कांग्रेस पे निशाना साध रही है। दूसरी बात यह है कि जो उस मीटिंग में तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब हम नीतीश कुमार के साथ थे, जो हमारी 17 महीने की सरकार थी, तो हमने 7 लाख नौकरियां दी हैं। ये बात आप सभी जाकर के गांव-गांव तक पहुंचाइए। देखिए, ये जो नौकरी देने का जो मुद्दा है, इसको कांग्रेस नहीं भुना रही है। आरजेडी और तेजस्वी यादव इसको बोल रहे हैं कि गांव-गांव तक लोगों को बताइए कि जब हम नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे, तो हमने नौकरियां दी हैं, और नीतीश कुमार जब एनडीए में रहे हैं तो नौकरियां नहीं बटी हैं। लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी भी नहीं भुना रही है। तो ये जो मुद्दा है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि जातिगत जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव दावा करते थे और राहुल गांधी आते थे तो बिहार के जातिगत जनगणना को खारिज कर देते थे। तो उनके जो मुद्दों को लेकर के जो टकराहट है, उसको अगर आप टटोलेंगे तो ये बात समझ में आती है कि दोनों के बीच में अभी जो दरारें हैं वो पटी नहीं है। भले ही मीटिंग हो रही है कि कार्यकर्ताओं का, के नेताओं की मीटिंग हो रही है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी बने हैं, लेकिन कहीं न कहीं सीटों को बंटवारा के लेकर के और सीटों के जो किसको कौन विधानसभा मिले, इसको लेकर के अभी जो रार है, उसमें कुछ भी आगे नहीं रहा है। इसीलिए इस तरह का जो मतभेद है वो आ रहे हैं। और च- और चलिए। यही कारण है कि पहले आज से 4-5 महीने पहले मुकेश सहनी को लेकर के आरजेडी जितना सीरियस नहीं थी, अब उनको लेकर के आरजेडी सीरियस हो गई है। वो महागठबंधन में आरजेडी के लिए कांग्रेस के मुकाबले वो उपयोगी हो गए हैं। जी। चलिए, आपको ऐसा लग रहा है, पर हम आपको अब अजीत शर्मा की बाइट सुनाते हैं। अजीत शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी इसको लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद है ना कि तेजस्वी सीएम के उम्मीदवार हैं कि नहीं है। अजीत शर्मा बड़े नेता हैं, विधानमंडल के नेता भी रह चुके हैं। अजीत शर्मा क्या कहते हैं, आइए आप सुनिए। क्या लगता है तेजस्वी यादव को आप लोग नेता मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? अभी प्रभारी भी पहुंचे हुए हैं बिहार में, और ऐसे में तेजस्वी यादव उनको नेता नहीं मानते हुए कह रहे हैं कि शकील अहमद कह रहे हैं कि हाँ मेरे वही नेता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन राजद और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। देखिए, नेता तो कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं और देश के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार को ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, सिर्फ बिहार की बात आप क्यों कर रहे हैं? जब नेता की बात कीजिएगा तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, इसमें आप बात मत बदलिए। जो भी फैसला बिहार में होगा वो आदरणीय राहुल गांधी जी खड़गे साहब मिलकर तय करेंगे। यहाँ कुछ तय नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस कैसे मजबूत हो, गठबंधन का सभी दल कैसे मजबूत हो, हर क्षेत्र में जो भी जहाँ से लड़े दूसरी पार्टियां उनको मदद करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी गठबंधन की सरकार किसी तरह बने बिहार में, इसके लिए लगी हुई है। लेकिन यह मत कहिए आदरणीय तेजस्वी यादव हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी, सब लोग बैठ के तय करेंगे। माले, सीपीआई सब लोग बैठ के तय करेंगे और सभी सीट का समझौता होगा, और इस बार सरकार हमारी गठबंधन की बनेगी। संतोष जी, आपने सुना अजीत शर्मा क्या कह रहे हैं, और आपको हमने सुनाया अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं। संतोष कुमार जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये देखिए कांग्रेस के भीतर जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये क्या कहता है। संतोष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? फैजान अहमद साहब, आपने सुना, ये अजीत शर्मा थे, और हमने आपको सुनाया अखिलेश सिंह भी क्या कह रहे थे, और दोनों की बातों में जो विरोधाभास है वो हमें क्या बतलाता है? देखिए, विरोधाभास तो थोड़ा बहुत नजर आ ही रहा है। अगर एक लीडर कांग्रेस से कह रहे हैं कि हम लोग बैठेंगे, हमारे सब लीडर और सारी पार्टियों के गठबंधन के लीडर बैठ करके तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री है, दूसरे कह रहे हैं कि वही तो है और कोई दूसरा नहीं है। तो देखिए, विरोधाभास थोड़ा बहुत है, लेकिन इस विरोधाभास के पीछे कुछ अलग एक कहानी हो सकती है। अब आप कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस में हो सकता है, क्योंकि अल्लाह वेरू का भी इसी तरह का कुछ कहना है, और अभी आपने देखा शर्मा जी का भी यही कहना है। कांग्रेस की ये एक पॉलिसी या एक लाइन हो सकता है कांग्रेस ने बनाई हो कि अभी हमें
चुनाव से पहले या अभी चुनाव घोषणा से पहले किसी को सीएम केस डिक्लेयर, बाज़ाब्ता डिक्लेयर हम लोग नहीं करेंगे अभी। हो सकता है आगे चल के करें, जब चुनाव की तारीख तय हो जाए, जब चुनाव कैंपेन शुरू हो जाए, तब हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाई हैं उनके थ्रू ये तय करेंगे कि भाई कौन मुख्यमंत्री का फेस होगा, उसको तय करेंगे। या ये भी हो सकता है कि हम इस चुनाव पूरा हो जाए, चुनाव का प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग बैठ करके तय नहीं, करें। ये पर कुछ एक लाइन एक हो पार्टी सकती है के ये। तौर पर, एक पार्टी जी। के तौर पर दो नेताओं की आवाज अलग अलग क्यों हो सकती है? हाँ, जी, जी, सवाल जी, जी, सवाल मैं ये उसी होता है ना, एक पार्टी में पंकज जी, दो मैं उसी नेता पर आ रहा हूँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ पंकज जी। तो ये देखिए, मैंने कहा कि ये कांग्रेस की एक लाइन हो सकती है, इसीलिए शायद लावेरू भी वही बात कह रहे हैं, वही शर्मा जी भी वही बात कह रहे हैं, और पार्टी के जो यहाँ और भी नेता हैं, वो भी यही इसी लाइन पे बात कर रहे हैं। इसलिए कोई भी अभी कांग्रेस की तरफ से किसी भी नेता ने, बड़े नेता ने तेजस्वी यादव का नाम लेकर के ये नहीं कहा है कि वही लीडर रहेंगे। ये मान के, हो सकता है दिल में यही बात हो, मान रहे हो कि वो तेजस्वी ही होंगे, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन आपने एक आवाज सुनाई, वो पूर्व कांग्रेस, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश जी। देखिए, अखिलेश जी कांग्रेस में उतने ही हैं जितने कि वो आरजेडी में हैं। उनके बारे में यही कहा जाता है, क्योंकि वो लालू जी के, वो एक तरह से कहिए कि उनके शागिर्द रहे हैं, चेला भी रहे हैं, और उन्होंने ही उनको वहाँ केंद्र में तक पहुँचाया, या कि ये भी कहें कि कांग्रेस तक भी उन्होंने ही पहुँचाया, लालू जी ने ही पहुँचाया उनको। तो उनकी जो भाषा होती है वो थोड़ा प्रो आरजेडी, प्रो लालू होती है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भाई और कौन है? सच्चाई देखिए, आप अगर इसको देखिए गौर से, तो इसमें सच्चाई भी है कि भाई तेजस्वी के अलावा और कौन चेहरा हो, और कौन चेहरा है? सबसे बड़ी पार्टी अगर नहीं, कांग्रेस, ये यहाँ आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो नेता भी फैजान उसी साहब, का ही है। फैजान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमें भी समझ में आता, आरजेडी बड़ी पार्टी है तो मुख्यमंत्री उसका ही होना चाहिए। पर कांग्रेस खुल के नहीं बोलती है ना, जो प्रभारी हैं अल्लावरू वो नहीं बोलते। और अभी संतोष जी से मैं यही सवाल कर रहा था थोड़ी देर पहले, इन तक आवाज नहीं पहुंच पाई। हमने अजीत शर्मा का भी बाइट सुना है। अजीत शर्मा से जब पूछा गया तो देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तेजस्वी यादव को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सब बैठेंगे, विचार करेंगे और तब तय हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये अजीत शर्मा कहते हैं। अब सवाल उठता है, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश सिंह की बाइट सुना है हमने, अजीत शर्मा क्या कह रहे हैं ये सुना है हमने। इसका मतलब साफ है ना कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो मैसेज अपने नेताओं को देना चाह रहा है, उसको आधे लोग नहीं मान रहे हैं, आधे लोग मान रहे हैं, ये माना जाए, या मैसेज क्लियर नहीं है, आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना। इसको आप कैसे देखते हैं संतोष जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में क्लियर स्टैंड है। वो अपना संगठन मजबूत करना चाहती है, पार्टी को मजबूत करना चाहती है, और जो 35 वर्षों से लगभग धब्बा लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी की कि लालू की पीछे लगू पार्टी है, लालू के पीछे चलती है, उससे वो उभरना चाहती है। और आप देखे होंगे कि यही वजह है कि राहुल गांधी की बिहार में 3-3 यात्रा हो गई। राहुल गांधी 6 महीने में आ गए 3-3 बार, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, और कांग्रेस पार्टी जमीन लेवल से जुड़ना चाहती है। छोटी छोटी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, दलित समुदाय के लोगों का छोटा छोटा सम्मेलन कर रही है और लोगों को जोड़ना चाहती है। कांग्रेस जो लोगों से दूर हो गई थी बिहार में, अब लोगों से जुड़ना चाह रही है। और कांग्रेस की क्लियर कट रणनीति है कि भाई हम सीट लेंगे, 85 सीट, 70 सीट ना लड़े, 85 लड़े, 55 ही लड़े, लेकिन वो जीतने वाली सीटें होंगी। कांग्रेस तय करेगी किन सीटों पर लड़ना है। ऐसा नहीं कि लालू प्रसाद जो सीट दे देंगे उस पर कांग्रेस मान जाएगी। कांग्रेस अपना लिस्ट डालेगी, और इस बार कांग्रेस पार्टी लिस्ट के साथ, जो लालू प्रसाद बोलते थे कि पहलवान कौन है, तो अपने पहलवान का लिस्ट भी साथ में देगी। कांग्रेस पार्टी जो लिस्ट इस बार बैठेगी, तो कांग्रेस तैयारी है कि पहलवान भी होगा, जो उनके विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट होंगे, उनका नाम भी होगा विधानसभा में, और कम सीट ही लेगी। ऐसा नहीं कि 70 सीट पर कांग्रेस पार्टी हारेगी, कम सीट लेगी, लेकिन अपनी मनचाही सीटों पर लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये सारी रणनीति चल रही है।
और आप देखे होंगे कि अभी तक अल्लाह वरू हो, प्रदेश नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष हो या जो सह प्रभारी है, कोई भी न लालू प्रसाद को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं न तेजस्वी यादव को। हाँ, इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, उसमें सब लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति है कि अभी न मुख्यमंत्री की घोषणा की जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दबाव बनाया जाए, जीतने वाली सीटें ली जाए और उन पर सफलता हो। कांग्रेस अपनी पैठ बनाना चाहती है, क्योंकि बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के खिलाफ, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उम्र का प्रभाव जो है उसको लेकर के, और वर्षों से बिहार की सत्ता में एनडीए की सरकार है, तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यह मौका है कि उनका जो वोट बिखर गया था, जो उनसे दूर चला गया था, उन वोटों को जोड़े। और अभी तेजस्वी यादव के नाम पर वो घोषणा नहीं करना चाहते। एक रणनीति हो सकती है कि अगर बात नहीं बनी तो दूसरे दल के साथ भी गठबंधन करें, यह भी रणनीति हो सकती है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें और अपनी मनपसंद की सीटें लेना चाह रही है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद का ऐलान नहीं कर रही है, और वो धीरे धीरे अपना बैठकों में बातें रख रही है, तेजस्वी यादव से अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जब तक सीटों का घोषणा हो जाता है, मुझे नहीं लगता है कि अल्लाह वरू हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो मुख्यमंत्री के नाम पर खुले तौर पर सहमति देंगे। ऐसे बैठकों में तो सहमति हो ही गई, जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी, तो एक तो संदेश दे ही दिया गया भाई कि चलिए, और सहमति बगैर इंडिया गठबंधन के नेताओं की सहमति की तो तस्वीर लगी नहीं होगी। तो एक संदेश तो यही दिया गया है कि भाई नेता तेजस्वी ही होंगे, लेकिन सभी लोगों का घोषणा अभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद ही नेता पद पर निर्णय होगा, और कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिससे लोकसभा चुनाव में उनको फिर नुकसान उठाना पड़े। अगर अभी तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी नेता नहीं मानेगी, तो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव भी बोलेंगे कि चुनाव बाद प्रधानमंत्री का पद तय होगा, कौन प्रधानमंत्री होंगे बाद में तय होगा, अभी प्रधानमंत्री के पद पर सहमति नहीं करेंगे। ममता बनर्जी अलग बोलेगी, सभी नेता अलग अलग रागा ला। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ज्यादा इस मामले को तूल देगी, और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को फिर से वो नेता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मानेंगे। आप एक बात जान लीजिए, बिहार में एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं है अभी, और इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं है। दोनों तरफ है, लेकिन उधर एनडीए के भी सभी नेता नहीं बोलते हैं कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, और इंडिया गठबंधन में भी सभी नेता नहीं बोलते हैं। जैसे सम्राट चौधरी बोल दिए, लेकिन बाकी नेता तो गोल मटोल बात करते हैं, सभी नेता तो नहीं बोलते हैं। तो दोनों गठबंधन की, दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों खुलकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं मानना चाह रही है, और इधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को नहीं मानना चाहिए। कुल मामला है सीटों को लेकर। जब तक सीटों का तालमेल नहीं हो जाए, तब तक दोनों गठबंधन में सीट मुख्यमंत्री पद को लेकर इसी तरह का पेच चलता रहेगा, फंसा रहेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा शांभवी चौधरी ने भी बड़ा तंज कसा है कि भाई महागठबंधन को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है, रामबंधु बस जी। वैसे शांभवी जिस पार्टी से आती हैं, चिराग क्या करेंगे इसको लेकर के भी संशय बरकरार है, और चिराग जिस तरीके से कह रहे हैं कि मेरी दिलचस्पी बिहार में बढ़ गई है, इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे है, एक तरफ कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है कि तेजस्वी ही नेता हैं, दूसरी तरफ मुकेश सहनी जोर से कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और हम उप मुख्यमंत्री होंगे। क्या मतलब निकाला जाए कि ऐसा इसलिए मुकेश सहनी कह रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी को लग रहा है कि तेजस्वी को नेता मान करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले पाने में कामयाब होंगे, या ये मान लिया जाए कि सीटों की डीलिंग हो गई है दोनों के बीच में। और तीसरी बात, जो आरजेडी के तमाम नेता ये कहते हैं कि मुकेश सहनी रिलायबल नहीं है, तो फिर भी मुकेश सहनी तेजस्वी के शान में कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं, अपने को उप मुख्यमंत्री क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि आरजेडी के तरफ से इस तरह का बयान तो आ नहीं रहा है। क्या मतलब निकाला जाए, ये स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है या कुछ और है? देखिए, जैसे जैसे आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो गुत्थी है वो सुलझने में देर हो रही है, वैसे वैसे महागठबंधन में मुकेश सहनी की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ती चली जा रही है, और यही कारण है कि तेजस्वी और मुकेश सहनी की अब अलग से बैठकें भी होती हैं, मुलाकात भी होती हैं। अब कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में
मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कोई दो फाड़ नहीं है। अखिलेश यादव जी कांग्रेस के अंदर के किसी गुट का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर वो जो आरजेडी का जो खेमा था, जिसमें एक मुन्ना तिवारी बक्सर वाले विधायक हैं, यही 2-4 लोग हैं, जो जो कांग्रेस मूल है, जिसके अभी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं, कृष्णा अल्लावरू हैं, तो जो कांग्रेस है, उनमें तेजस्वी को अभी तक किसी ने मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार किया है। और जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता है, तब तक तो स्वीकार करने की कोई बात ही नहीं है। तो कांग्रेस के अंदर दो फाड़ नहीं है। अखिलेश सिंह अपनी बात कहते हैं वो। यहाँ की मीडिया में तो ये भी चर्चा है कि अखिलेश सिंह को अपने बेटे को भी टिकट चाहिए और वो महागठबंधन में चाहते हैं, चाहे पार्टी वो कांग्रेस हो या पार्टी वो आरजेडी हो। तो वो उनका अपना विचार है। मुन्ना तिवारी का जो बयान है वो उनका अपना विचार है। कांग्रेस के अंदर एक अभी अनुशासन दिख रहा है और ये साफ-साफ दिख रहा है कि पहले सीटों का बंटवारा हो और फिर मुख्यमंत्री कौन हो, इस पे चर्चा होगी। और बार-बार कृष्णा अल्लावरू जी भी बोले हैं कि चुनाव से पहले हम मुख्यमंत्री के चेहरे पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अब ये जो टकराहट है, यही कारण है कि मुकेश सहनी की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। अब कल्पना कीजिए कि अगर उनको सीटें कांग्रेस मनपसंद सीटों के लिए दबाव डालती है, बात कुछ उलझ जाती है, तो भी मुकेश सहनी की प्रासंगिकता और बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि इसमें जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां आरजेडी के पास नजदीक ज्यादा हैं या कांग्रेस के विश्वास में ज्यादा हैं। तो कुल मिला जुला के आरजेडी को अभी महागठबंधन के अंदर एक अपने अपने विश्वास वाले जो घटक दल हैं, उनमें मुकेश सहनी के रूप में दिखता है कि मुकेश सहनी हमारे लिए अभी उपयोगी साबित हो सकते हैं। और ये बात भी ठीक है कि मुकेश सहनी के पास जो भी अति पिछड़े जातियों का, खासकर मल्लाह समाज का जो वोट है, अगर वो महागठबंधन में हो तो और वो अगर एकजुट होता है, तो उसका लाभ महागठबंधन को मिलेगा। 2020 में मामूली अंतर से महागठबंधन की हार हुई थी। तो जो छोटी-छोटी पार्टियों को या छोटे-छोटे जो समीकरण है, चलिए सबको ठीक एकजुट है। करके अगर मैं आपसे पूछूं तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आप किस तरीके से देख रहे हैं? कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? मेरी जानकारी में आरजेडी 143 से कम पे लड़ेगी नहीं चुनाव। तो सवाल उठता है कि 100 सीटों का बंटवारा आप किस तरीके से देखते हैं, जरा ये बता दीजिए। या आपको लगता है आरजेडी इससे कम पर लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगभग 60 से 70 सीटों को लेके रहेगी। वो अगर आप उनको कम भी मिलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो 60 से नीचे जाके वो मान पाएगी। और ये कांग्रेस के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है कि इस बार यहाँ तो कम से कम 45 सीटें तो मुस्लिम प्रभावित, मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो इसकी ये जो चुनाव है वक्त संशोधन बिल के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। इस चुनाव का सीधा संबंध कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति से है। तो वो 30-35 वाली या 40 वाली बात नहीं है। 70 उसे न मिले तो 60 से नीचे तो लड़ेगी नहीं। तो 60 से लेकर के 65 तक के बीच में वो समझौता कर सकती है। और उसके बाद जो बच जाए उसी में आरजेडी अपने तरीके से लेफ्ट को भी बांट सकती है, बांट दे, और फिर मुकेश सहनी को भी बांट दे। मुकेश सहनी के सीटों को वही मुकेश सहनी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, उतनी ही मिलेंगी जितनी की अटकलबाजी आज से 3-4 महीना पहले से हो रही है। लेकिन जो डिप्टी सीएम का जो है, हो सकता है उन्हें संतुष्ट करने के लिए डिप्टी सीएम के रूप में उन्हें आरजेडी की ओर से आश्वासन मिल जाए। हम महागठबंधन की ओर से ऐसा घोषित तौर पे कहा जाए, ये मुझे नहीं समझ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ आरजेडी की ओर से एक आश्वासन मिल सकता है। तो मुकेश सहनी को कभी आगे चल के आरजेडी अपने तरीके से सीटें दे देंगी। जी चलिए, अपने तरीके से सीटें दे देगी। मैं यही सीधा सवाल संतोष जी से भी पूछना चाहूंगा। फैजान साहब जुड़े हैं क्या मेरे साथ? आवाज मिल रही है आपको? हाँ, चलिए मैं संतोष जी से यह सवाल करता हूं, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आप कैसे देख रहे हैं? आरजेडी 143 से कम पर तो लड़ेगी नहीं। वैसे आरजेडी के एक नेता मुझसे सुबह कह रहे थे कि पिछली बार हम 152-53 पे लड़े थे, उससे कम पे क्यों लड़ेंगे? जरा आप बताइए कि आप महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीटों का जो बंटवारा होगा महागठबंधन में, सब कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस पार्टी मुकेश सहनी के निर्णय पे। पिछले बार वामपंथी दलों को जो सीटें मिली थी उतनी ही सीटें लगभग मिलेगी, और कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली थी उसमें कुछ सीटें घटेगी। कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि 50-55 के आसपास लड़ेगी।
जैसा कांग्रेस नेताओं से जो बात हुई है, उन लोगों का क्लियर कट है कि मुझे 70 नहीं चाहिए, कम ही चाहिए, लेकिन जीतने वाली सीटें चाहिए। मुकेश सहनी को लेकर संशय की स्थिति है, क्योंकि मुकेश सहनी दो नाव पर सवारी कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर होते हैं, जो कि बिहार उन्हें बुला रहा है, जो बोल रहे हैं, चिराग पासवान अगर एनडीए से बाहर होते हैं तो मुकेश सहनी फिर पीठ में खंजर वाली बात करके वो वापस चले जाएंगे, फिर भाजपा में जा सकते हैं, भाजपा गठबंधन एनडीए। लेकिन चिराग पासवान अगर नहीं हटेंगे वो इधर ही रहेंगे। अब मुझे लगता है कि 20 से 30 सीट के बीच, ज्यादा 20 से 30 के बीच उनको सीटें मिलेगी, मुझे लगता है कि। और आरजेडी पिछले बार इसलिए ज्यादा सीटें लड़ी कि मुकेश सहनी निकल गए थे। इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी इंडिया गठबंधन, मुकेश सहनी निकल गए थे, वो सीटें आरजेडी के गठबंधन में आ गई। इसका फायदा आरजेडी को, फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ। अगर मुकेश सहनी रहते तो आरजेडी मुझे लगता है कि पिछले बार सत्ता में वापसी हो सकती थी। चिराग पासवान के कारण मुकेश सहनी का जाना आरजेडी के लिए नुकसान दे रहा, और कांग्रेस पार्टी जो ज्यादा सीटें लड़ी उसके कारण भी कुछ नुकसान हुआ। तो इस बार आरजेडी फूक फूक कर कदम उठा रहा है कि इंडिया गठबंधन में अभी से ही तैयारी चल रही है कि सीटों का जो बंटवारा हो वो कैंडिडेट वाइज हो। ऐसा नहीं कि कोई भी सीट ले लेना है, उस सीट पर कौन कौन कैंडिडेट है, आपके पास कौन कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन में, आरजेडी के पास कौन कैंडिडेट है, सीट मिलेगा लेकिन कैंडिडेट के साथ मिलेगा। ये तय हो रहा है, इस सीट पर ये 3 कैंडिडेट है, उसी में से कोई तय होगा। इंटरनल सर्वे भी इंडिया गठबंधन ने करवाया, आरजेडी ने भी इंटरनल सर्वे कराया है, सीट वाइज की किस क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट नहीं, अच्छा है। पर संतोष जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जेएमएम को आप इग्नोर क्यों कर दे रहे हैं, खारिज क्यों कर दे रहे हैं? जेएमएम भी तो एक घटक दल है और उसकी तरफ से ये दावा किया गया है कि मेरी तैयारी 16 सीटों पर है। जेएमएम को भी मुझे लगता है कि 2 सीटें दी जाएगी, जो जमुई क्षेत्र में बॉर्डर एरिया में जो 2 सीटें हैं, मुझे लगता है कि जेएमएम को भी इंडिया गठबंधन में 2 सीटें दी जाएगी। इस बार जो रणनीति तैयार है, मुझे जो जानकारी है कि 2 सीट दी जा सकती है, 2 से ज्यादा सीट मिलने की संभावना जेएमएम को नहीं है। 2 से ज्यादा आप मानते हैं? नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में जेएमएम ने जितना आरजेडी को झारखंड में सीटें जेएमएम दी है, कम से कम उतनी सीटें जेएमएम को भी चाहिए, यानी 6। मेरी ये जानकारी है कि 6 सीटें कांग्रेस को लेकर के जो आप कह रहे हैं वो मेरी और आपकी जानकारी लगभग बराबर है, वही 50-55 सीट। लेकिन वीआईपी को आप 20 से 30 मान रहे हैं, इस पे मुझे संशय है, क्योंकि आरजेडी के कोई नेता इस बात को नहीं कहते। वो कहते हैं अगर कोई मैक्सिमम कहता है तो 15, नहीं तो 12, 11, इसी तरह 10 के आसपास, इस तरह की बात करता है। मुझे लगता है जरा मुकेश सहनी को लेकर के आपके पास जो स्पेसिफिक इनपुट्स है उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, पिछले बार भी मुकेश सहनी सीटों के को लेकर के और डिप्टी सीएम को लेकर के ही गए थे वो, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीटें दी, साथ में कैंडिडेट भी अपना दे दिया, जो बाद में सब उनके पार्टी में चले गए। तो मुझे लगता है कि 20 सीट या उससे प्लस ही सीट रहेगी मुकेश सहनी की। और सब कुछ बताया ना, चिराग पासवान क्या निर्णय लेते हैं एनडीए गठबंधन में, उसी आधार पर सारा निर्णय होगा। चिराग पासवान अगर एनडीए में रहते हैं तो मुकेश सहनी 15 सीट पर भी मान जाएंगे, 20 सीट पर भी मान जाएंगे, क्योंकि एनडीए में सीट ही नहीं बचेगा देने के लिए मुकेश सहनी के पास। चिराग पासवान अगर बाहर जाते हैं तो 25-30 सीट का वैकेंसी जो रहेगा उसमें मुकेश सहनी को एडजस्ट किया जा सकता है। सब कुछ चिराग पासवान पर डिपेंड करता है। चिराग पासवान अगर नहीं गए तो मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में रहेंगे और 15 से 20 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। 20 हो सकता है कि तेजस्वी यादव कुछ सीट बढ़ा भी दे, कांग्रेस की सीटें जो घटेगी, जिस प्रकार कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, तो कांग्रेस से जो 20 सीटें बचेगी, उसमें से जो हारने वाली जो भाजपा की गढ़ सीटें मानी जाती है, जैसे पटना की सीट हो गई, बोधगया की सीट हो गई, जो जहां इंडिया गठबंधन कभी पिछले 30 वर्षों से जीता ही नहीं हो, तो वो सीटें मुकेश सहनी को दी जा सकती है। मुकेश सहनी को, अच्छा, मुकेश सहनी को वो सीट पारस गुट को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं संतोष जी? पारस गुट को आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं? मैं फिर आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, आरसीपी सिंह भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं? इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, गठबंधन में कौन आएंगे अभी बहुत, बोले ना, जब चुनाव की घोषणा होगी तो उसके बाद ट्रैफिक बहुत हाई होगा। इंडिया गठबंधन में लोग आएंगे, इंडिया गठबंधन से लोग जाएंगे, तो सब कुछ डिपेंड करता है चुनाव के घोषणा के बाद।
और उसमें पारस जी भी हैं और जेएमएम भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मतलब सब लोग इधर से उधर जाएंगे। जहां सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो लोग पाला बदलेंगे ही, और हर चुनाव में बदलते रहे हैं। और पारस जी की जहां तक बात है तो वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है, उनके समुदाय का। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा तरजीह पारस जी को दे रहे, अभी तक दिया जा रहा है पारस जी को। हाँ, 1-2 सीट, मैक्सिमम 5 सीट दिया जा सकता है पारस जी को, लेकिन फिलहाल पारस पशुपति कुमार पारस को बहुत ज्यादा तरजीह इंडिया गठबंधन से नहीं मिल दिया जा रहा है। लेकिन चुनाव घोषणा के बाद रामबंधु बस जी, आरसीपी सिंह भी किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे? देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वो महागठबंधन के सदस्य बनने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, बातचीत तो चल भी रही है, बातचीत उनकी ओर से चल रही है और उसका नतीजा भी कुछ दिनों में, 10 से 15 दिनों में आ जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे जैसे जो चिराग पासवान हैं, तो चिराग पासवान अगर वहाँ से एनडीए से बाहर निकलते हैं, तो क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या उनके साथ कुछ और आएँगे? जैसे कि एक जन सुराज की बात चल रही है। तो वो भी एक कौन-सा परिदृश्य उभर के सामने आता है, वो भी देखने वाली बात है। वो ऐसा नहीं है कि वो एनडीए से निकल के चिराग पासवान महागठबंधन में आएँगे। अगर अकेले लड़ेंगे, तो इतनी तो समझ उनको भी है कि अकेले सभी सीटों पे लड़ने का जो सौदा है, वो उनके लिए लाभदायक नहीं होगा। तो एक संभावनाएँ वहाँ भी दिखती है। और अभी आपने ठीक ही कहा था, जो पशुपति पारस हैं, 4 से 5 सीटों पे वो भी उपयोगी हो सकते हैं। वो जीते या ना जीते, लेकिन कम से कम उनके ज़रिए बीजेपी को डैमेज करने का एक प्रयास हो सकता है। तो उनको और जेएमएम को, इन लोगों को भी महागठबंधन में आना है। तो बहुत कुछ तय होगा कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, कहाँ तक मिलती हैं और मुकेश सहनी का क्या रोल हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि चिराग पासवान अगर एनडीए में रह जाते हैं, तो मुकेश सहनी के सीटों को कम किया जाएगा। इसके बदले में उन्हें डिप्टी सीएम के पद का एक आश्वासन मिलेगा, एक ठोस आश्वासन मिलेगा और इस आश्वासन के जरिए वो अपनी सीटों को कम कर लेंगे। लेकिन इस बार महागठबंधन किसी भी छोटे से छोटे पार्टी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है, जैसा कि 2020 का जो चुनाव परिणाम आया उसके बाद से। इसलिए वो ठीक है, जी ठीक है। सवाल फिर वही है कि देर रात जो मीटिंग हुई मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच, उसमें मुकेश सहनी को ऐसा क्या कहा गया जिसके बाद मुकेश सहनी आत्मविश्वास से लबरेज है? और सवाल ये भी है कि कांग्रेस में दो अलग नेता अभी भी अलग अलग सुर में बात क्यों कर रहे हैं? नेता को लेकर के कांग्रेस में कंसेंसस क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर के जो बातचीत हुई है उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है क्या? इसीलिए अल्लाह वरू, जो कि राहुल गांधी के नज़दीक हैं, या वो तमाम नेता जो अल्लाह वरू के नज़दीक हैं, वो अभी भी तेजस्वी यादव को नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो कुछ और बात करने लगते हैं। तो एक बात बिल्कुल सच है कि महागठबंधन में भी सीटों का पेच अभी तक सुलझा नहीं है, लेकिन कितनी सीटें तमाम घटक दलों को दी जा सकती है वर्तमान परिस्थिति में। वैसे एक बात और कही जा रही है कि अगर चिराग आते हैं तो परिस्थिति कुछ और हो सकती है, लेकिन चिराग नहीं आते हैं तब सहनी को कितनी सीटें दी जा सकती हैं, ये हमने आपके साथ बात की, क्योंकि कल देर रात हुई मीटिंग में क्या कुछ बात हुआ होगा उसको लेकर के हमने आपके साथ चर्चा की। रामबंधु बस जी, फैजान अहमद जी, संतोष कुमार जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।